नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ में बजट सत्र का आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष के सवालों के जवाब दिए और अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी उन्होंने साझा किया है। के लिए पहले आय सीमा अब तक 2 लाख रुपए थी, हम इसको बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर रहे हैं, जिससे ज्यादा छात्र इस योजना से लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही उन अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए सर्वोदय विद्यालय स्थापना के कार्यक्रम और 4 विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित हों, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस कार्यक्रम के साथ जोड़ी है। हम लोगों ने कोविड कालखंड में मुख्यमंत्री और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्र के दौरान तमाम सरकार की उपलब्धियों को साझा किया है। जहां बता दें कि उन्होंने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। के अंतर्गत यूपीएससी में 59, यूपी पीसीएस में 136, नीट आईआईटी जेई में 771 बच्चों का चयन हुआ है इस कोचिंग के माध्यम से, जिन बच्चों ने इन योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है। ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए हम लोगों ने इस बजट में 3060 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। पांडे जी, जब आपकी सरकार थी ना, यह पैसा केवल 1500 करोड़ के आसपास था, आज उससे दुगने से अधिक हो गया है। और हम लोगों ने यहाँ पे इस बजट में विवाह अनुदान की राशि को भी इसके साथ यहाँ पे इसकी धनराशि की व्यवस्था की है। ओबीसी छात्रों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है और अन्य स्कीम के अंतर्गत भी यहाँ पर इस व्यवस्था के साथ हमने जोड़ने का काम यहाँ इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। दिव्यांग छात्राओं के लिए, उन बेटियों के लिए जो दिव्यांग हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है, क्योंकि डीजल का खर्चा उठा पाने में वो परिवार सक्षम नहीं हो पाता था, सभी परिवार नहीं हो पाते थे। तो अब ऐसी ट्राइसाइकिल डेवलप करने के लिए जहाँ पे पावर प्लग में रखकर या सिंपल प्लग में भी जहाँ मोबाइल फ़ोन चार्ज हो सके, उसी से उसकी ट्राइसाइकिल चार्ज हो सके और फिर वो स्कूल तक पहुँच सके, इसके लिए वह ट्राइसाइकिल हम उन बेटियों को उपलब्ध करवाएंगे जिससे वे स्कूल जा सकें। और इसके लिए भी हमने 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की है। जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, इसके शैक्षणिक भवन, इंडोर स्टेडियम आदि के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। वेतन मद के लिए धनराशि की व्यवस्था की है और अन्य कार्यों के लिए भी इस पूरे उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे धनराशि की व्यवस्था की है और प्रदेश के अंदर अन्य तमाम प्रकार के दिव्यांग जनों से संबंधित विद्यालयों के निर्माण के लिए भी कार्यक्रम आज प्रदेश के अंदर करने का व्यवस्था की गई है। दिव्यांग जन भरण पोषण योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए हम लोगों ने 1470 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में किया है। कृत्रिम अंग उपकरण वितरण, हर विधानसभा क्षेत्र में कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम लग सके, इसके लिए भी 38 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके साथ किया गया है। और परिवहन निगम की बस में निःशुल्क यात्रा दिव्यांगजन कर सकें, इसके लिए 41 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है, जिससे विभाग दे सकें दयाशंकर जी को और तब ये उनको बस यात्रा करा सकें। अन्यथा पता लगा कि दयाशंकर जी कभी चेक करने जा रहे हैं तो उनके शैक्षणिक पुनर्वास के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और उनके चिकित्सा के लिए, यानी कॉन्क्लाइन इम्प्लांट होता है, आपने देखा होगा कानपुर की एक बेटी विधान भवन के सामने बैठी हुई थी। मुझे न्यूज़पेपर से जानकारी मिली कि वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आई थी, वो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी।
तो वहीं यूपी में शंकराचार्य का मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां योगी सरकार इसे कानून के खिलाफ कह रहा है, तो वहीं विपक्ष इस आग पर अपनी रोटी सेकता हुआ नजर आ रहा है। और आगे क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया। हमारे पूजनीय उनके साथ व्यवहार कैसा हुआ, पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ। अब सुना है कि जापान जा रहे हैं। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। और प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई। कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 मार्च की तय की है। महत्वपूर्ण विवाद की सुनवाई स्थगित। ऐसा की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकार ने डेट की मांग की है और कोर्ट ने इसे स्वीकार किया और अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च तय की है। सीतापुर में सुरक्षा सावधानी बढ़ाने के लिए जिला कोर्ट परिसर में बम धमकारी की मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। इस अभ्यास का नेतृत्व सीओ सिटी विनायक गोपाल आईपीएस ने किया है। और बता दें कि धमाके की सूचना मिलने पर पुलिस, दमकल और डॉग स्क्वाड तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने पूरे परिसर में चेकिंग की और अपने रिस्पॉन्स टाइम और सुरक्षा तैयारियों का प्रशिक्षण भी किया। आप जैसे जानते हैं कि कुछ दिनों पहले जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक थ्रेट मेल आया था और उसी के पालन में फिर हमारे डीजीपी महोदय द्वारा और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें एक सभी मतलब जिला स्तरीय पुलिस को आदेश दिया गया था कि आपके क्षेत्र में जो भी जिला न्यायालय परिसर है, जैसे कि सीओ सिटी होने के नाते और हमारे जो एसएचओ मतलब कोतवाली है और हमारे आरआई साहब, इनके द्वारा आज हमने यहाँ पे एक मॉक ड्रिल कंडक्ट की। अगर कि ऐसी विषम परिस्थितियों में अगर यहाँ पे ऐसी कोई बात होती है, कोई भी किसी भी हालत में अगर विस्फोटक सामग्री यहाँ पे प्राप्त होती है या फिर अगर दुर्भाग्यवश कभी भी किसी विस्फोटक सामग्री का मतलब ब्लास्ट होने के पश्चात क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो इसी के अनुपालन मतलब इसी के अनुपालन में आज हमने यहाँ पे मॉक ड्रिल की, जिसमें जिला स्तर पे हमारे जिला अस्पताल से एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम थी, साथ में हमारा फायर ब्रिगेड का पूरा दस्ता था और लोकल पुलिस टीम थी। और इसके साथ में हमने ये जो हमारा डॉग स्क्वाड है, जो ऐसे ही किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में कोई भी विस्फोटक सामग्री अगर किसी बैग में है उसको ढूंढ सकता है, तो वो भी साथ में था। और एक मॉकड्रिल की गई जिसके कारण एक हमने डमी इंजर्ड पर्सन को भी वहाँ से उठाया। डमी आग का हमने वो जलाने के बाद उसको किस तरह से बुझाया जा सकता है, एरिया सिक्योर करना, फॉरेंसिक के द्वारा वहाँ पे जांच इकट्ठा मतलब सैंपल इकट्ठा करना और पूरे बाकी जितने भी है कि किसी भी प्रकार का हड़कंप ना मचे और जनता में वहीं पे कि सारे वही शांत रहे, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोगों को तुरंत दहशत में आके पूरा और इसमें और कोई दुर्घटना ना हो, इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मॉक ड्रिल की गई। महाराजगंज के तहसील क्षेत्र के गांव में प्रशासन ने हाईकोर्ट के बता दें कि वटकली आदेश और कई नोटिसों के बाद भी अतिक्रमण हटाने में असफल कब्जाधारक के खिलाफ बुलडोजर चलाया। चारागाह की बेशकीमती भूमि पर करीब 2 दशकों से कब्जा जमाए बैठे व्यक्ति का अतिक्रमण मिनटों में जमींदोज कर दिया गया। राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद थी। बुलडोजर कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और जमीन मुक्त हो गई है। रायबरेली के थाना क्षेत्र के रहने वाले कुम्हार को जीएसटी विभाग हाजीपुर की तरफ से 1,25,29,700 रुपए का नोटिस मिला है। शहीद और उनका परिवार पुश्तैनी तौर पर कुल्हड़ और मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर बता दें कि अपना गुजारा करते थे और वह पढ़ लिख नहीं सकते और नोटिस समझने में मुश्किल हो रही है। शहीद का आरोप है कि उनका पैन कार्ड गलत तरीके से इस्तेमाल कर फर्जी फॉर्म बनाए गए हैं और जबकि उन्होंने कभी बड़ा कारोबार या पार्टनरशिप नहीं की है।
महाराजगंज में एक अधेड़ व्यक्ति पूरी रात बता दें कि दलदल में फंसा रहा। पैर फिसलने के कारण वह दलदल में धंस गया और मदद के लिए गुहार लगाता रहा। सुबह गश्त पर बता दें कि एसबी जवानों ने समय रहते उसे रेस्क्यू किया और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी बता दें कि हालत खतरे से बाहर बताई गई है और जवानों की सावधानी से बड़ा हादसा होते होते टल गया है। बाराबंकी जिले के दतौली चौराहे के पास बता दें कि झाड़ फूक और तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर बच्चों और अनपढ़ महिलाओं के कथित इलाज का मामला सामने आया। 2 कमरों में अवैध रूप से एक अधेड़ व्यक्ति रात के अंधेरे में यह काम करता था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तांत्रिक काफी देर तक गायब रहा। हैदरगढ़ प्रभारी की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है और इसके साथ ही हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अधीक्षक जयशंकर पांडे और अतिरिक्त प्रभारी चिकित्सक ने कहा है कि ऐसे अवैध ठिकानों पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के बयान के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जो झाड़ फूक जो है, इस तरह के जो लोग कार्य कर रहे हैं वो जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इस तरह के कि कोई भी होगा तो हम लोग जांच करवा करके कठोर कार्रवाई करेंगे। तो क्या लगता है कि ऐसे लोग जो है, जो लोग जाके रात में और अंधेरे अंधेरे का फायदा उठा के वो जो विकलांग भी है, जो अधेड़ है, जो इलाज भी करता है और झाड़ फूक भी करता है, तो क्या लगता है कि ऐसे में अभी पुलिस भी गई थी और उस दौरान वो भाग भी गया था। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो आपके यहाँ विभाग द्वारा क्या कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, अभी जांच करवा करके और जो है अभी जो है कार्रवाई की जाएगी और उनकी पूरी जो है जांच की जाएगी कि क्या वह वैध डॉक्टर हैं या नहीं है। उनका अगर वैध नहीं होगा तो उनके खिलाफ जो है झोला छाप डॉक्टर का जो भी कानून है उसके तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली के गद्दागंज थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कछुआ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमेठी का रहने वाला बताया गया, जिसके कब्जे से 14 जिंदा कछुए, 1 मृत कछुआ और 1 ऑटो बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और तस्करी के शोध की जांच जारी है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अनुक्रम में आज दिनांक 20/2/2026 को थाना गद्दागंज पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रामशंकर पाल निवासी ग्राम विश्वासा थाना रामगंज जनपद अमेठी को ऑटो से तस्करी हेतु ले जाए जा रहे 14 अदद जिंदा कछुआ व 1 अदद मृत कछुआ के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिसके संबंध में थाना गद्दागंज पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है तथा बरामदशुदा कछुआ को वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। आगरा में साइबर क्राइम थानों ने 2 शातिर ठग देवेश यादव और आशीष रजक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह गिरोह व्हाट्सएप पर एपी के फाइल भेजकर मोबाइल का पूरा एक्सेस लेकर 15 से 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी किया करते थे। पीड़ितों के बैंक खातों से रकम चोरी कर बता दें कि खातों और इंटरनेशनल स्वैप मशीन के जरिए विदेशी खातों में ट्रांसफर फिर डॉलर में बदलकर बता दें कि निवेश की जाती थी। गिरोह में गोल्डी नामक साथी भी शामिल था। अभियुक्तों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया और पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। देखिए, थाना साइबर क्राइम में आगरा के ही एक रिटायर्ड पीएनबी के मैनेजर ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया था कि उनके साथ 15 लाख रुपए की ठगी की गई है। उसी के क्रम में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में थाना साइबर टीम ने अलग अलग टीमें गठित की और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि इंदौर का एक व्यक्ति है जो कि इस पूरे गैंग को चला रहा है, जिसकी टीम में कई सारे लोग हैं जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में बैठकर लोगों को फोन के माध्यम से एपी के फाइल की लिंक भेजकर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और इस पैसे को देश के अलग अलग राज्यों के खातों से उनकी निकासी कर इन्हें क्रिप्टो में कन्वर्ट कर कर इस पूरे जो भी अपराध है इसको कारित कर रहे हैं। अभी इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, साथ ही साथ 3 व्यक्ति और हैं जो कि इसमें मुख्य सरगना के साथ मिलकर इस पूरे अपराध के नेटवर्क को कारित कर रहे हैं। जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने। देखिए, जो अभी 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, इन्होंने पूछताछ में बताया है कि जो इस पूरे ही गैंग का मास्टरमाइंड है, उसके कुछ लोग
जमतारा, झारखंड, बिहार से भी साइबर अपराधी घटनाएं कारित करते हैं और अक्सर उससे मिलने के लिए इंदौर भी आते रहते हैं। साथ ही साथ जो अभी अभियुक्त हमसे पकड़े गए हैं, इनके फोन से हमें 30 बैंक खाते और सिम कार्ड, पूरी की पूरी जो किट यूज होती है साइबर अपराधों को कारित करने के, उनके भी जानकारी मिली है। और बाकी और भी इन 30 के अन्य जानकारी की जा रही है कि जिनका यूज कर भोले भाले लोगों के साथ इनके द्वारा ठगी की गई। देखिए, इस पर्टिकुलर केस में इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये पहले फोन करते थे, फोन करके आपको फोन पर लुभा के आपसे डिटेल लेने की कोशिश करते थे और उसके बाद एक आपको एपीके फाइल भेजी जाती थी। एपीके फाइल पर जब आप क्लिक करते थे तो उसकी एक्सेस इन लोगों के पास चली जाती थी और देर रात्रि 12 बजे के बाद जब लोग सो जाते हैं, उसके बाद ये फोन की एक्सेस लेकर, अगर नेट बैंकिंग से वो नंबर कनेक्ट है, ये आईएमपीएस और एनईएफटी के थ्रू उस खाते से जो भी उसमें उनके पैसा जमा है उसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि गूगल पर, आप किसी भी संस्था का या किसी व्यक्ति का नंबर सर्च करते हैं तो कई बार हम उस पर फोन कर भी ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो इनके द्वारा ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर भी वो नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं कि जिन पर बात कर बाद में वो लोगों के साथ में साइबर ठगी कारित करते हैं। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि आगरा पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। वहीं ये ठग मध्य प्रदेश के इंदौर में बैठकर अलग अलग राज्यों में लोगों से ठगी का शिकार करते थे। वहीं बात कर ली जाए कि ये किस तरीके से ठगी करते थे, तो एपी के फाइल्स ये लोगों को भेजते थे। जैसे ही लोग इसे लिंक को ओपन करते थे तो उनके खाते से लाखों रुपए की नकदी गायब हो जाती थी। आगरा से आरएनटीवी नेशनल के लिए फैजान अहमद। महाराजगंज के पारसा बतादी की मालिक में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी कार्रवाई कर भारी मात्रा में चरस बरामद की है। एक अभियुक्त के साथ बता दें कि उसके पास से चरस के साथ उसको गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान अभियुक्त लग्जरी कार में चरस ले जा रहा था। हरदौई के पिहानी क्षेत्र के रामपुर में 3 किशोरियां तालाब में बता दें कि सिंगाड़ा निकालने गई। तालाब के किनारे पैर फिसलने से तीनों पानी में गिर गईं। गांव वालों ने तुरंत मदद पहुंचाई और एक किशोरी को बाहर निकाल लिया गया। बाकी 2 किशोरियां अभी भी लापता है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से दोनों लापता किशोरों की तलाश शुरू कर दी गई। स्थानीय लोग और पुलिस लगातार तालाब के आसपास तलाशी कर रही है। बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे 2 छात्रों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि रामगांव हाईवे पुलिस चौकी के सामने रोडवेज बस ने बाइक सवार छात्रों को रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों छात्र मौके पर तड़पते हुए दम तोड़ दिए और हादसे के बाद हाईवे पुलिस तुरंत मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिससे मृतकों की जान बचाई नहीं जा सकी। दुर्घटना में पुलिस की कथित लापरवाही और तत्काल राहत न मिलने की बात सामने आई है। झांसी खुजराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 वृद्धों को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल लगभग 500 मीटर तक कार के साथ घसीटती गई है। मोटरसाइकिल सवार लोग छतरपुर से अपने गांव रानीपुर लौट रहे थे। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस ने शवों को सरकारी अस्पताल भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रायबरेली के हरचंदपुर महाराजगंज मार्ग पर एक निजी स्कूल की वैन पलट गई है। वैन में लगभग 20 बच्चे सवार थे जो क्षमता से दुगने थे। तेज रफ्तार के कारण वैन अनियंत्रित हो गई और स्थानीय लोग मौके पर दौड़े और बच्चों को बचाया गया है। जानकारी के अनुसार 1.5 दर्जन बच्चे घायल हुए हैं और सभी को पास के सीएचसी ले जाया गया है। बाकी बच्चों का इलाज भी किया जा रहा है।
बाराबंकी के गांव में ईंट भट्टे पर शराब के नशे में विवाद ने बता दें कि खूनी रूप ले लिया। जौनपुर निवासी सूरज को उसके जीजा मंगल लोध ने कथित रूप से पीट कर मार डाला। गंभीर चोट लगने के बाद सूरज को सीएससी हैदरगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मंगल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई आकाश फरार है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और फरार आरोपी की तलाश जारी है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मामला आपसी विवाद और शराब के नशे में मारपीट का लगता है। थाना हैदरगढ़ अंतर्गत ग्राम बेहटा में स्थित पारस ब्रिक फील्ड में आज दिनांक 19/2/25 को अपराह्न 4 बजे भट्टे पर काम करने वाले सूरज सनाफ किशनलाल निवासी किशनगंज बिहार व मंगल सनाफ श्यामलाल निवासी गुरुबख्शगंज जनपद रायबरेली के बीच वाद विवाद होने पर मंगल द्वारा सूरज पर लकड़ी के डंडे से प्रहार किया गया, जिसमें सूरज को गंभीर चोटें आईं, जिसे इलाज हेतु तत्काल सीएससी हैदरगढ़ भेजा गया, जिसे चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी मंगल मृतक सूरज का सगा रिश्तेदार है। प्रकरण में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को जेरे हिरासत लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा से सनसनीखेज मामला सामने आया। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की प्रॉपर्टी विवाद में कुल्हाड़ी से हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया है। तारीख बीते 9 से 10 फरवरी से लापता थे और उनका मोबाइल बंद था। शक होने पर परिवार ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फॉरेंसिक टीम और प्रशासन मौके पर शव बरामदी और जाँच में जुटी हुई है। देखिए, थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15 तारीख को मुसारिक बेग बोल के एक व्यक्ति आया था और उन्होंने एक गुमशुदगी लिखवाया कि उनके जो बड़े भाई है तारिक बेग, वो 10 तारीख से गुमशुद है, वो लापता है, नहीं मिल रहा है और 15 तारीख को इन्होंने गुमशुदगी लिखवाया। आज हमारे थाने पर इनके जो मामा है मोहम्मद सलीम आए थे और उन्होंने एक चाह जाहिर किया कि ये जो वादी है गुमशुदगी लिखवाया है मुसारिक बेग, इन्होंने ही तारिक बेग का हत्या किया है और ये कहीं छुपा दिया है। तत्काल ये सूचना मिलते ही हमारी फोर्स मुसारिक बेग के घर पे गए थे और जब इनसे कड़ी पूछताछ की गई है, तत्काल इन्होंने कबूल किया कि इन्होंने ही उनके जो बड़े भाई है तारिक बेग की हत्या किया है और हत्या करने के बाद उनको उन्हीं के घर में दफनाया है। फिलहाल टीम मौके पर गई थी और वहाँ जगह भी देख लिया जहाँ पे प्रथम दृष्टया लगता है कि दफनाया है। फिलहाल मजिस्ट्रेट साहब, बाकी अन्य विभाग जो है सबको बुलाया गया है, इस पर चेकिंग किया जाएगा और जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। और प्रथम दृष्टया इनसे पूछताछ जब हमने किया है, जो मुसारिक बेग हैं जो फिलहाल इस समय प्रैक्टिस है, इनका कहना है कि इनके बीच में झगड़ा हुई है और क्रोध में आकर इन्होंने कुल्हाड़ी से इनको मार दिया है। बाकी जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। बिजनौर के थाना सोहरा क्षेत्र के मिलगेट इलाके में 2 ट्रक चालकों के बीच गन्ना टोकन को लेकर विवाद के बाद हथियार से ट्रक चालक सलमान की हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। आरोपी ट्रक चालक अजीम हत्या को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जाँच जारी है। थाना सोहरा क्षेत्र अंतर्गत 2 ट्रक चालकों के मध्य विवाद में एक की मृत्यु होने के संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को समय लगभग 8:30 बजे रात्रि सूचना प्राप्त हुई कि शुगर मिल में टोकन काउंटर पर 2 ट्रक चालकों के मध्य विवाद हो गया है। पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा जांच करने पर पाया गया कि ट्रक चालक अजीम तथा ट्रक चालक सलमान के मध्य टोकन को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें अजीम के द्वारा धारदार हथियार से सलमान के ऊपर वार किया गया, जिसमें सलमान गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस द्वारा उसे तत्काल सीएससी लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा सलमान को मृत घोषित कर दिया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामे पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही तथा परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सोहरा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए
आरोपी की तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल।